रोम का वर्ल्ड डोमिनेंस खत्म हुए सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन इसका असर आज भी हमारी दुनिया पर है। जरा सोचिए, इसकी फिलॉसफी, इसकी भाषा, इसका आर्किटेक्चर, सब कुछ आज भी जिंदा है। ये वो पहली सुपर पावर थी जिसने इतिहास में पहली बार एक प्रोफेशनल मॉडर्न आर्मी की नींव रखी। और इतना विशाल साम्राज्य चलाने के लिए पहली बार सेनेट जैसा सिस्टम भी इसी ने बनाया। ये कहावत तो सुनी ही होगी, है ना, कि रोम एक दिन में नहीं बना था। और ये बात 100% सच है। रोम की कहानी कोई एक दो दिन की नहीं है, ये तो हजारों सालों में फैली एक महागाथा है। एक छोटे से गांव से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने तक, और फिर धीरे धीरे बिखर जाने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक मामूली सा शहर पूरी दुनिया का सेंटर कैसे बन गया? और फिर इतनी बड़ी, इतनी महान सल्तनत खत्म कैसे हो गई? चलिए आज इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से, और जानते हैं एक शहर की शुरुआत। हर बड़ी कहानी की तरह रोम की शुरुआत में भी ना एक मिथक है और एक हकीकत। तो रोम की शुरुआत की ना दो कहानियां हैं, एक है मिथक और दूसरी है असलियत। मिथक तो ये कहता है कि रोम्युलस और रेमिस दो जुड़वा भाई थे जिन्हें एक मादा भेड़िए ने पाला था और उन्होंने ही इस शहर को बसाया। दिलचस्प है ना? लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सबूत मिले हैं वो कुछ और ही बताते हैं। उनके हिसाब से रोम की असली शुरुआत 625 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, टाइबर नदी के किनारे एक छोटे से ट्रेडिंग पोस्ट के तौर पर। शुरू शुरू में रोम पर राजाओं का राज था, लेकिन जो आखिरी राजा था, टार्किन द प्राउड, वो बड़ा जालिम निकला। तो रोम के लोगों ने उसे सत्ता से उखाड़ फेंका और 509 ईसा पूर्व में ये फैसला किया कि अब राजशाही नहीं चलेगी, बस। और यहीं से रोम ने एक नए दौर में कदम रखा, एक ऐसा दौर जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने वाला था। और वो दौर था रिपब्लिक के विस्तार का। राजशाही तो खत्म हो गई थी और सत्ता अब आ गई थी लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में। ये वो टाइम था जब रोम ने अपनी सरहदों को फैलाना शुरू किया और एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा जिसे हराना नामुमकिन सा था। देखिए, रिपब्लिक का जो सिस्टम था ना, वो अपने टाइम से बहुत आगे था। एक सेनेट होती थी, इसमें समाज के दो मेन ग्रुप्स थे। एक तरफ थे पेट्रिशियंस, मतलब अमीर घराने, और दूसरी तरफ थे प्लीबियंस, यानी आम लोग, मिडिल क्लास। ये सब मिलकर हर साल दो टॉप लीडर चुनते थे, जिनको कहते थे कॉन्सुल्स। अब ये कॉन्सुल्स समझ लीजिए आज के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जैसे थे, सरकार भी चलाते थे और आर्मी भी। रिपब्लिक के दौर की सबसे बड़ी टक्कर हुई प्यूनिक वॉर्स में। ये जंग थी कार्थेज के खिलाफ, एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर जिसका पूरे मेडिटरेनियन पर कब्जा था। और इस जंग में रोम का पाला पड़ा इतिहास के सबसे धाकड़ जनरलों में से एक, हैनिबल से। सोचिए, ये शख्स हाथियों की फौज लेकर एल्प्स के पहाड़ पार करके रोम पर हमला करने आ गया था। 100 साल से भी ज्यादा तक 3 भयानक लड़ाइयां चली। आखिर में रोम जीता, और सिर्फ जीता ही नहीं, उसने कार्थेज को नक्शे से ही मिटा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे रोम की ताकत और पैसा बढ़ रहा था, वैसे वैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी भी बढ़ रही थी। और इसी पॉलिटिकल टेंशन के बीच से एक ऐसा नाम उभरा जिसने रोम का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, जूलियस सीजर। सीजर क्या कमाल का जनरल था। उसने गॉल, मतलब आज का जो फ्रांस है, उसे जीतकर रोम का हिस्सा बना दिया। अब उसकी पॉपुलैरिटी और पावर इतनी बढ़ गई कि सेनेट में बैठे लोग डरने लगे। उन्होंने सीजर को ऑर्डर दिया कि अपनी आर्मी छोड़ो और वापस आ जाओ। सीजर ने मना कर दिया, और उसने जो किया वो इतिहास बन गया। अपनी सेना के साथ उसने रूबिकॉन नदी पार की, जिसका मतलब था रोम के खिलाफ बगावत, एक सिविल वॉर। कहते हैं ना, क्रॉसिंग द रूबिकॉन, मतलब अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन पॉम्पी को हराया और खुद को डिक्टेटर फॉर लाइफ, यानी जीवन भर के लिए तानाशाह बना दिया। लेकिन सेनेट में कुछ लोगों को ये डर सता रहा था कि सीजर रिपब्लिक को खत्म कर देगा और फिर से राजा बन बैठेगा। तो 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को सेनेट के अंदर ही उन्होंने सीजर की हत्या कर दी। और कहानी यह है कि जब सीजर ने हमला करने वालों में अपने जिगरी दोस्त ब्रूटस को देखा, तो उसके मुंह से बस इतना निकला, ए टू ब्रूट, मतलब तुम भी ब्रूटस। जिन लोगों ने सीजर को मारा था, उन्हें लगा कि उन्होंने रिपब्लिक को बचा लिया, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सीजर की मौत ने रोम को एक और भयानक सिविल वॉर में झोंक दिया, और इसी खून खराबे के बीच से एक नया पावर सेंटर उभरा, सीजर का अडॉप्टेड बेटा और वारिस ऑक्टेवियन।
ऑक्टेवियन ने एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया और रोम की सत्ता पर पूरी तरह काबिज हो गया। उसने अपना नाम बदलकर ऑगस्टस रखा और बना रोम का पहला सम्राट, पहला एम्परर। और बस यहीं पर 500 साल पुराने रोमन रिपब्लिक का अंत हो गया और शुरुआत हुई महान रोमन एम्पायर की। ऑगस्टस के राज के साथ ही एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जो करीब 200 साल तक चला। ये कमाल का दौर था, पूरी तरह से शांति और स्टेबिलिटी का। इसे इतिहास में पैक्स रोमाना यानी रोमन पीस के नाम से जाना जाता है। इस दौरान एम्पायर ने जबरदस्त तरक्की की, कोलोसियम जैसी शानदार इमारतें बनी और पूरे साम्राज्य में पानी पहुंचाने के लिए एक्वाडक्ट्स का जाल बिछाया गया। लेकिन जाहिर है रोम के सारे सम्राट ऑगस्टस जैसे अच्छे नहीं थे। एक ही सिंहासन पर दो तरह के सम्राट बैठे। एक तरफ ऑगस्टस जैसे लोग थे जिन्होंने शांति और तरक्की पर जोर दिया, तो दूसरी तरफ नीरो जैसे सनकी और जालिम सम्राट भी थे। सोचिए, नीरो ने अपनी ही माँ को मरवा दिया था और कहानियां तो यहां तक हैं कि जब पूरा रोम जल रहा था तो वो चैन से बांसुरी बजा रहा था। हालांकि रोम की किस्मत अच्छी थी कि उसे लगातार 5 अच्छे सम्राटों का दौर भी मिला, जैसे एम्परर ट्रेजन, जिसके राज में एम्पायर सबसे ज्यादा फैला, अपनी पीक पर था। फिर आया हेड्रियन, जिसने डिफेंस पर फोकस किया। ब्रिटेन में जो मशहूर हेड्रियन वॉल है वो उसी ने बनवाई। और फिर मार्कस ऑरेलियस, इन्हें तो फिलोसोफर किंग भी कहते हैं। इन्होंने जंग के मैदान में भी मेडिटेशंस जैसी कमाल की किताब लिख डाली। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। दूसरी सदी खत्म होते होते रोम का सुनहरा दौर भी खत्म होने लगा था और अब शुरू होती है इस महान साम्राज्य के पतन की कहानी, एक धीमी और दर्दनाक कहानी। देखिए, एम्पायर इतना बड़ा हो गया था कि उसे एक जगह से कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। तो 285 एडी में एम्परर डायोक्लिशियन ने इसे मैनेज करने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट। फिर एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, जिससे पूरे एम्पायर की पहचान ही बदलने लगी। 395 एडी आते आते ये बंटवारा परमानेंट हो गया और फिर सालों तक बाहरी हमलों और अंदर की कमजोरियों की वजह से 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के आखिरी सम्राट को भी गद्दी से हटा दिया गया। और इन दोनों हिस्सों की किस्मत एकदम अलग-अलग थी। जो वेस्टर्न एम्पायर था, जहां लैटिन बोली जाती थी, वो इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन और लगातार हमलों से कमजोर होता गया और आखिर में खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो ईस्टर्न एम्पायर था, जहां ग्रीक बोली जाती थी, वो अमीर और स्टेबल बना रहा और आगे चलकर वो बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से करीब 1000 साल और टिका रहा। और यहाँ एक अजीब इत्तेफाक देखिए, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो आखिरी सम्राट था, उसका नाम था रोमिलस। जी हाँ, वही नाम जो रोम के पहले उस मिथिकल राजा का था। एक तरह से कहानी घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। तो करीब 2000 साल तक चला ये एम्पायर, खत्म तो हो गया, लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या रोम का असर कभी सच में खत्म होगा? हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे कानूनों में, हमारी भाषा और आर्किटेक्चर में आज भी रोम की छाप इतनी गहरी है जो ये बताती है कि कुछ लेगेसीज, कुछ विरासतें कभी नहीं मरती।